इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, और जब बात आती है दुनिया के तथाकथित सबसे महान विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट की, तो कहानी अक्सर एक तरफा सुनाई जाती है। हमें बचपन से पढ़ाया गया, जो जीता वही सिकंदर। कहा गया कि वो आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। मिस्र, फारस और बेबीलोन को कुचलने वाला वो यूनानी तूफान जब भारत की दहलीज पर पहुंचा तो क्या हुआ? साल था 326 ईसा पूर्व। झेलम नदी का किनारा, एक तरफ दुनिया की सबसे अनुशासित और अजेय मानी जाने वाली मकदूनियाई सेना, और दूसरी तरफ पंजाब का एक राजा जिसने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, राजा पोरस। यूनानी इतिहासकार एरियन और प्लूटार कहते हैं कि अलेक्जेंडर जीत गया। लेकिन दोस्तों, अगर अलेक्जेंडर जीत गया था तो उसने पोरस को उसका राज्य वापस क्यों दिया? अगर अलेक्जेंडर जीत गया था तो उसकी विश्व विजयी सेना ने आगे बढ़ने से मना क्यों कर दिया? क्या वो दरियादिली थी या फिर एक समझौता? आज हम इतिहास की परतों को हटाएंगे, ग्रीक प्रोपेगेंडा और भारतीय हकीकत के बीच के फर्क को समझेंगे। आज पता चलेगा कि बैटल ऑफ हाइडेस्पेस में असली विजेता कौन था। 326 बीसी में जब अलेक्जेंडर ने सिंधु नदी पार की तो भारत एक देश नहीं बल्कि कई महाजनपदों और गणराज्यों में बंटा हुआ था। उसका स्वागत तलवारों से नहीं बल्कि चांदी और हाथियों के तोहफों से हुआ। तक्षशिला का राजा आंभी कुमार अलेक्जेंडर के सामने नतमस्तक हो गया। आंभी की दुश्मनी अपने पड़ोसी राज्य पौरव के राजा पोरस से थी। उसने अलेक्जेंडर को भारत का रास्ता इसलिए दिया ताकि वो पोरस को खत्म कर सके। लेकिन पोरस आंभी नहीं था। ग्रीक लेखकों ने खुद माना है कि पोरस 7 फीट से ज्यादा लंबा, बेहद ताकतवर और एक निडर योद्धा था। जब अलेक्जेंडर ने पोरस के पास अपना दूत भेजा और कहा, अलेक्जेंडर जो देवताओं का पुत्र है तुमसे टैक्स और अधीनता की मांग करता है, सरहद पर आकर मिलो। तो पोरस ने जवाब भिजवाया, मैं सरहद पर जरूर मिलूंगा, लेकिन स्वागत के लिए नहीं, युद्ध के लिए। और वो मुलाकात तलवारों की धार पर होगी। ये अलेक्जेंडर के लिए पहला झटका था। युद्ध का मैदान चुना गया, झेलम नदी का किनारा। लेकिन कुदरत पोरस के साथ थी। मानसून का वक्त था, झेलम उफान पर थी। नदी को पार करना आत्महत्या करने जैसा था। पोरस अपनी विशाल सेना के साथ नदी के दूसरे किनारे पर दीवार बनकर खड़ा था। उसके पास एक ऐसा हथियार था जिससे ग्रीक अनजान और भयभीत थे। हस्ती सेना यानी युद्धक हाथी अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी कैवेलरी, लेकिन घोड़े हाथियों की गंध और उनकी चिंगार से डरते थे। अलेक्जेंडर जानता था कि अगर उसने सीधे नदी पार करने की कोशिश की तो पोरस के हाथी उसके जहाजों को पानी में ही कुचल देंगे। शुरू हुआ दिमाग का खेल। अलेक्जेंडर ने कई हफ्तों तक धोखा देने की रणनीति अपनाई। वो रोज रात को अपनी सेना को शोर मचाने का आदेश देता, नगाड़े बजवाता, ताकि पोरस को लगे कि हमला होने वाला है। धीरे धीरे पोरस की सेना को लगा कि अलेक्जेंडर सिर्फ डरा रहा है, हमला नहीं करेगा। और फिर आई वो काली रात। भयंकर बारिश और तूफान का फायदा उठाकर अलेक्जेंडर ने अपनी सेना के एक हिस्से के साथ नदी के ऊपरी इलाके से चुपचाप झेलम पार कर ली। जब तक पोरस को खबर मिली, अलेक्जेंडर उसकी जमीन पर खड़ा था। अब पोरस और अलेक्जेंडर आमने सामने थे। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ये वैसी लड़ाई नहीं थी जैसी अलेक्जेंडर ने सोची थी। कीचड़ की वजह से पोरस के रथ बेकार हो गए। भारतीय धनुर्धर कीचड़ में फिसलने लगे, लेकिन पोरस के पास अभी भी हाथी थे। जैसे ही पोरस ने अपने 200 युद्धक हाथियों को आगे बढ़ाया,
कयामत आ गई। हाथियों का हमला इंसान की कल्पना से परे खौफनाक था। वो सैनिकों को अपनी सूंड से उठाते और जमीन पर पटक देते। अलेक्जेंडर की प्रसिद्ध मैसेडोनियन फालैंक्स, जिसने पूरी दुनिया को रौंदा था, वो हाथियों के पैरों तले कुचली जा रही थी। यूनानी सैनिक डर के मारे कांप रहे थे। पोरस खुद एक विशाल हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। मैदान लाशों से पट गया था। 8 घंटे तक भयंकर युद्ध चला। ऐसा प्रतिरोध अलेक्जेंडर ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। अब यहां आता है इतिहास का सबसे बड़ा विवाद। ग्रीक सोर्स कहते हैं कि पोरस हार गया, घायल हुआ और उसे अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। जब अलेक्जेंडर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए, तो पोरस ने जवाब दिया, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर इस जवाब से इतना खुश हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। जरा रुकिए और सोचिए, अलेक्जेंडर, वो शख्स जिसने थेब्स शहर को पूरी तरह जला दिया था, जिसने परसेपोलिस को राख कर दिया था, वो अलेक्जेंडर अचानक इतना दयाल कैसे हो गया? क्या एक विश्व विजेता इतनी मुश्किल से जीती हुई जमीन और अपना सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ एक डायलॉग से खुश होकर छोड़ देगा? मॉडर्न इतिहासकार एक दूसरी थ्योरी देते हैं। बैटल ऑफ हाइडेस्पेस में अलेक्जेंडर की जीत निर्णायक नहीं थी। अलेक्जेंडर को समझ आ गया था कि पोरस को मारना या गद्दी से हटाना असंभव है। पंजाब की जनता और सेना पोरस के साथ थी। इसलिए अलेक्जेंडर ने पोरस को राज्य गिफ्ट में नहीं दिया था, बल्कि समझौते के तहत उसे अपना सहयोगी बनाया था। पोरस ने अपनी गद्दी बचाई, अपना राज्य बढ़ाया और अलेक्जेंडर को एक सुरक्षित रास्ता दिया वापस जाने का। लेकिन पोरस तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली वजह जिसने अलेक्जेंडर को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, वो कुछ और थी। पोरस से लड़ने के बाद अलेक्जेंडर की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने देखा कि भारत के एक छोटे से राजा ने उन्हें लोहे के चने चबवा दिए और व्यास नदी के उस पार इंतजार कर रहा था मगध का नंद साम्राज्य। सैनिकों को पता चला कि व्यास नदी के पार जो राजा धनानंद है, उसके पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 6,000 युद्धक हाथी है। पोरस के 200 हाथियों ने ग्रीक सेना की हालत खराब कर दी थी। 6,000 हाथियों की कल्पना मात्र से अलेक्जेंडर के सैनिकों ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा, हमें घर जाना है, हम और आगे नहीं जाएंगे। अलेक्जेंडर रोया, वो चिल्लाया, लेकिन सच ये था कि वो सैनिक कायर नहीं थे, वो यथार्थवादी थे। उन्हें पता था कि अगर वो आगे बढ़े तो भारत की धरती उनकी कब्र बन जाएगी। पोरस ने अलेक्जेंडर के अजेय होने का भ्रम तोड़ दिया था। अलेक्जेंडर भारत से वापस लौटा और रास्ते में ही बेबीलोन में उसकी मौत हो गई। वो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाया। लेकिन पोरस अपनी मृत्यु तक अपने राज्य पर राज करता रहा। तो दोस्तों, विजेता कौन था? वो जो आया, लड़ा और खाली हाथ वापस चला गया, या वो जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, दुश्मन को नाको चने चबवाए और अपना राज्य सुरक्षित रखा? यूनानी किताबों ने अलेक्जेंडर को महान बना दिया, लेकिन भारतीय शौर्य ने उसे व्यास नदी पार करने नहीं दिया। ये युद्ध हार जीत से ज्यादा आत्मसम्मान का था। और उस दिन झेलम के किनारे भारत का मस्तक ऊंचा रहा। अगर आपको भी लगता है कि भारत का इतिहास सिर्फ हारने का नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करने का है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि पोरस की कहानी किसी यूनानी कलम की मोहताज नहीं है। मैं हूं विकास और ये था विकास टीवी। जय हिंद।